आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब अपनी तवज्जो जरा बोर्ड पर लगाइए सारे। पहली बात, आपके पास थर्मोडायनामिक्स में होता क्या है? इस दरवाजे को प्रेस करें पीछे, थोड़ा सा, बहुत शुक्रिया। थर्मोडायनामिक्स में आपके पास होता क्या है? थर्मोडायनामिक्स में हमारा, पहले मैं बता रहा हूँ, मैं लिखवा दूंगा, फिलहाल मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स में हमारा मकसद है वर्क करवाना, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब वो चीज़ हमारे लिए कोई ना कोई फायदा दे रही होती है। तो थर्मोडायनामिक्स में हमारा मेन मकसद है वर्क डन करवाना, ये मेरा मेन मकसद है, ठीक है। जब आपके पास इस माइक में बोला जाएगा ना, तो जो आप बोल रहे होंगे ना वर्क होगा, लेकिन जब तक माइक ऑन नहीं होगा उस वक्त तक आप अपनी आवाज़ पूरे कमरे के अंदर सर्कुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपको वर्क करवाना है तो वर्क करवाने के लिए आपको कोई ना कोई इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट के तौर पर दी जाती है हीट एनर्जी। इनपुट के तौर पे दी जाती है आपके पास क्या? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इसलिए देते हैं ताकि आपके पास उसके जरिए वर्क डन करवाया जा सके। तो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपकी हीट एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, या फिर ये तीनों की तीनों दोबारा से वापस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। उस ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आपके पास थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। और मोशन जहां पर होता है वहां पे या तो एक्सपेंशन होती है, कंप्रेशन होती है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों इस बात की जमानत देती हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है कुछ वर्क। तो आपके पास याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। अगर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो भी आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में काम होगा। अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी दोबारा से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो भी आपके पास कहलाएगा थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपसे फिर मैं पूछ रहा हूँ, इफ एनीबडी आस्क यू थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों कर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है, तो आपने सिंपल सी एक बात कहनी है। आपने बोलना है कि जब घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं ना तो वो इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि वो चीज़ आपको काम करके देती है। तो इसी तरह हम भी थर्मोडायनेमिक्स के जरिए क्या परफॉर्म करना चाहते हैं? काम। काम हो रहा है। अब काम ऐसे ही नहीं होता, काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता होता है। उस इनपुट को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। जब सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई की जाए और हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद वो चीज़ हमें एक वर्क प्रोवाइड करे, उसके ज़रिए हम एक काम ले सकें, तो ऐसी ब्रांच को हम अपनी आम जबान में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ वर्क नहीं होता, पढ़ेंगे इसको तो और देखिएगा, वर्क के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उन दूसरी चीज़ों से फिलहाल मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न किससे? वर्क। तो मेरा टारगेट है कि मैं सिस्टम को प्रोवाइड करूँ हीट एनर्जी और मुझे रिजल्ट में क्या मिले? वर्क। तो एक ऐसी ब्रांच जो आपके पास हीट एनर्जी देने के ऊपर आपको क्या प्रोवाइड करे? वर्क। आपके पास वो कहलाएगी क्या? थर्मोडायनेमिक्स। डिड यू गेट दिस? हम जो पढ़ते हैं ना, हम जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी बनती है। मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट करनी है, सिलेंडर है। क्या है ये? सिलेंडर। इसके अंदर मौजूद एक पिस्टन। ये पिस्टन का अप एंड डाउन मूव होना, दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज नोन एज मैकेनिकल, ये मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट देने के ऊपर अगर आपकी गैस के अंदर एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास वहां जो हीट एनर्जी की वजह से सिस्टम के अंदर चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, वो सारे के सारे चेंजेस जिस ब्रांच को बताएंगे वो क्या कहलाएगी? थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है कि जब पहले के जमाने में रेल चलती थी, रेल, तो वो रेल आपके पास इस तरीके से चलती थी कि आपके पास बहुत सारी लकड़ियां ली जाती थी,
उन लकड़ियों को जलाया जाता था। जब लकड़ियां जलेंगी, फुल टाइम लकड़ियां जल चुकी हैं, उनमें से क्या निकली? हीट निकली, स्टीम निकली। क्या निकली? हीट निकली। वो हीट उसके इंजन में जाती थी। जब तक इंजन को हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक आपकी रेल चलना शुरू नहीं होगी। पहले के जमाने में रेल्स इस तरह ऑपरेट होती थी। फ्रंट पार्ट पे आपने ढेरों लकड़ियां जला रखी हैं, बिकॉज यू नीड सम सोर्स ऑफ इनपुट। जब वो लकड़ियां जलेंगी, वहां से हीट एनर्जी मिलेगी। वो हीट एनर्जी वेस्ट किए बगैर सारी की सारी इंजन के ऊपर एब्जॉर्ब होगी। जब इंजन उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसे एक तरह से क्या मिलेगा? इनपुट। और उस इनपुट की वजह से अब वो काम करना शुरू करेगा, और जब वो काम करना शुरू करेगा तो रेल के पार्ट्स वर्क करेंगे और रेल के अंदर मूवमेंट होना शुरू होगी। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी डेवलप होती है आपके पास किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स। पहले तमीदें बांध लो, सारी तमीदें, उसके बाद टॉपिक पर आऊंगा। थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट आपके पास हर जगह मौजूद है। मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर, शाफ्ट्स के अंदर, रोलर्स के अंदर, हर जगह पे मौजूद है। इवन जो आपकी गाड़ियां हैं उनके अंदर भी थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो गाड़ी का ब्रेक है वो एक्ट करता है एज अ पिस्टन, और ब्रेक के नीचे होता है ऑयल, जिसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। ब्रेक के नीचे क्या होता है? ऑयल। वही ऑयल चारों पहियों को स्टॉप करता है। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया, अब मुझे बताइए, ब्रेक अप्लाई करने के नतीजे में एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन? कंप्रेशन। क्या हो रही है? इसका मतलब कोई चीज कंप्रेस हो रही है। क्या हो रहा है? वर्क। क्या हो रहा है? अब मुझे बताइए, जैसे ही आप अपना पैर हटाएंगे, वो दबा हुआ रहेगा, वापस आएगा? वापस आएगा। पहले क्या की थी? कंप्रेशन। अब क्या हुई? एक्सपेंशन। इस तरीके से आपके पास जहां कहीं पे भी कोई चीज आपको कोई इनपुट देने के ऊपर कंप्रेस होती हुई, एक्सपेंड होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। मुझे यही सेम वर्क डन चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरी जो इनपुट होगी, वो इनपुट आपके पास कहलाएगी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी देने के ऊपर सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस डेवलप होते हैं, हीट एनर्जी देने के ऊपर सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस डेवलप होते हैं, उनकी स्टडी करना हमारी आम जबान में कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानना चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट इट इज merely law of conservation of energy. It is merely law of conservation of energy. ये आपके पास सिर्फ लॉ ऑफ मुशबार बेटा आपको नजर आ रहा है पीछे से, तो फिर आप अपनी जगह चेंज करें, या तो सेकंड बेंच पे आ जाएं, यहाँ पे स्पेस है, या फिर ये आगे बैठ जाए, इनके आगे यहाँ पे स्पेस है। तो इट इज मेयरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये कहती है, व्हेन हीट एनर्जी is converted into other form of energy, when heat energy is converted into other form of energies, when heat energy is converted into other form of energies or other form of energies, other form of energies is converted into heat energy, or other form of energy is converted into heat energy, the total amount of heat always remain conserved. The total amount of heat always remain conserved. जब भी आपके पास सिस्टम को सप्लाई की जाएगी हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी आपके पास बनाएगी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज। जब हीट एनर्जी आपके पास दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो, या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज आपके पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। अगर आपने बचपन में पढ़ा हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can change from one form to, इसका मतलब जो भी आप इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो लाजमी तौर पे अपने आप को किसी ना किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट
करेगी। आज हमें वही देखना है कि अपने आप को कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपके पास सबसे सिंपलेस्ट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या कंसीडर किया जाता है? सुन लें, सबसे सिंपलेस्ट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंसीडर किया जाता है कि आपके पास कंसीडर की जाती है एक सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर आपके पास मौजूद होती है एक गैस और उसके ऊपर मौजूद होता है एक मूवेबल पिस्टन। सबसे सिंपलेस्ट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो कंसीडर किया जाता है वो ये कि आपके पास मौजूद होता है सिलेंडर, सिलेंडर में मौजूद होती है गैस और गैस के साथ मौजूद होता है हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन। तो मैंने आपके पास लिखा कंसीडर अ सिलेंडर इन विच गैस इज इंक्लोज्ड। कंसीडर अ सिलेंडर इन विच गैस इज इंक्लोज्ड। आपने एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसमें आपके पास गैस मौजूद है। Consider a cylinder in which gas is enclosed. आपने मौजूद एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसमें आपके पास एक गैस मौजूद है which is provided with a movable piston और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास मौजूद है एक मूवेबल पिस्टन। जो आपके पास सिलेंडर है उसके अंदर कोई आम सिलेंडर नहीं है बल्कि उसके ऊपर आपके पास एक मूवेबल पिस्टन भी मौजूद है। सिस्टम को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सिस्टम को हम प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी। सिस्टम को हम प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी। मैं हीट एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं? ताकि वर्क डन करवाया जा सके। हीट एनर्जी को डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से। हीट एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा क्यू। पहले लवाजमात सुने उसके बाद लिखते हैं। लवाजमात सुनने बहुत जरूरी है। आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आपके पास सिस्टम मॉलिक्यूल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब सिस्टम आपके पास मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब जब मैं आपसे बोलूंगा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपने अपने मुंह से जो अगली स्टेटमेंट निकालनी है ना वो ये निकालनी है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जस्ट लेट इट बी, वो इसका अगला पार्ट है, वो वहां समझ में आ जाएगी। जब मैंने आपसे बोला मैंने सिस्टम को क्या प्रोवाइड करी? हीट एनर्जी। मॉलिक्यूल एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब। मॉलिक्यूल एनर्जी को क्या किया? जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी इंटरनल। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब मॉलिक्यूल पिस्टन के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? और जब मॉलिक्यूल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब योर गैस एक्सपेंड बाय पुशिंग द पिस्टन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। क्या गैस के अंदर एक्सपेंशन हो रही? इसका मतलब सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्क। क्या परफॉर्म कर रहा है? जब गैस एक्सपेंड हो, बोले जब गैस, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब गैस एक्सपेंड हो वर्क इज डन। जब गैस कंप्रेस हो वर्क इज डन। तो जब आपने सिस्टम को क्या प्रोवाइड करी? हीट। उससे दो एनर्जीज पे फर्क पड़ा। एक आपके पास हिस्सा यूटिलाइज हुआ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा हिस्सा यूटिलाइज हुआ वर्क डन करवाने में। दूसरा हिस्सा यूटिलाइज हुआ। तो जब भी हम सिस्टम तमीदे बांधे, तमीदे, ये सारी बातें विथ लिटिल और मोर अमेंडमेंट मैं आपसे पूरे 15 दिन तक करने वाला हूं। सिस्टम को हमने क्या प्रोवाइड करी? हीट। मॉलिक्यूलर एनर्जी को क्या किया? जब मॉलिक्यूलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की खलबलाहट बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पिस्टन पे क्या अप्लाई करेगा? ड्यू टू व्हिच योर गैस एक्सपेंड बाय पुशिंग द पिस्टन इन द अपवर्ड, दैट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। द फर्स्ट पार्ट इज यूटिलाइज्ड टू चेंज इट्स इंटरनल while the second part is used to do some work. तो आइए जरा लिखते हैं इसको। Let delta Q is the amount of heat provided to a gas due to which its temperature increases.
Let delta Q is the amount of heat provided to gas due to which its temperature increases, which will increase its internal energy, which will increase its internal energy, which will increase its internal energy, and hence gas expand by pushing the piston in the upward direction, and hence gas expand by pushing the piston in the upward direction. Work is done by the system. तो हमने लिखा वर्क इज डन बाय द सिस्टम. जब इसके अंदर एक्सपेंशन होगी तो इसका मतलब आपका सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा. तो मैंने लिखा वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अब मुझे बताइए डेल्टा क्यू का मतलब हीट एनर्जी. डेल्टा क्यू का मतलब हीट एनर्जी देने पे आपकी एनर्जी कितने हिस्सों में टूट रही है? दो. एक हिस्सा यूटिलाइज हो रहा है इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क डन. तो लेकिन डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. इस पूरे चैप्टर में इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करेंगे. पूरे चैप्टर में इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करेंगे. वो लोग जिनको बात तीसरी और आखिरी बात समझ में आती है उनके लिए बोल रहा हूं. इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है डेल्टा यू से. डेल्टा क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम सिस्टम को दे रहे हैं. डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन. ये आपके पास वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिड यू गेट दिस? फर्स्ट लॉ की बेसिक इक्वेशन है. बार बार बोल रहा हूं इसको फरामोश मत कीजिएगा. जब जब आपसे कहा जाएगा फर्स्ट लॉ की बेसिक इक्वेशन बता दें तो आप बोलेंगे फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब चलते हैं टॉपिक पे और टॉपिक का नाम है इसके सब टॉपिक्स. सब टॉपिक में पहला टॉपिक है इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो मैंने आपके पास हेडिंग लगाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके. जिंदगी में काइनेटिक एनर्जीज टोटल 3 तरह की होती हैं. एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल. जिंदगी में काइनेटिक एनर्जीज की 3 टाइप्स होती हैं. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल. जो मोनो एटॉमिक गैस होती है, मोनो एटॉमिक गैस जिसमें आपके पास एक एटम एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करता है उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस. जो ग्रुप 8 के एलिमेंट है जिनमें आती है आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, नियॉन, वो सारी आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है. उनके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. मोनो एटॉमिक गैस ओनली पजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. जबकि पॉली एटॉमिक गैस में तीनों होती हैं. जबकि पॉली एटॉमिक गैस में तीनों होती हैं. ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है. मोनोटॉमिक में ओनली ट्रांसलेशनल. हाउएवर पॉलीएटॉमिक हैज ऑल, रोटेशनल भी, ट्रांसलेशनल भी, वाइब्रेशनल भी. ठीक है. अब सुने, जब हम गैस को क्या करते हैं कि क्या करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब तीनों चेंज हो रही है. ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी. अच्छा मुझे बताइए सिर्फ मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, क्या मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज नहीं होती? मॉलिक्यूल की पोजीशन भी चेंज होती नहीं होती. और जब मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी.
जब आप गैस को हीट करते हैं तो वो कहता रहेगा मुझे हीट करो, या वहां से अपनी जगह को चेंज करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब जब हम हीट उसको कर रहे होते हैं तो हीट करने के नतीजे में सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, मेरा सर बहुत कीमती है, तो आपके पास जब उसको हीट करते हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि इतना सन्नाटा क्यों? आप लोग मुझे इस तरह डिसअपॉइंटमेंट करेंगे तो तुम वैसी क्लास में नहीं आता, जो 2 पीरियड में लेने नहीं आऊंगा। मेरी हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, ऐसे ही मैं कुछ नहीं करता। अगर अपनाइयत है तो वो भी रीजन की वजह से, अगर मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ तो वो भी किसी रीजन की वजह से। और फिर यहाँ पे छा जाता है सन्नाटा। क्या छा जाता है? सन्नाटा। अब आखिरी की तीनों बच्चियां ऐसी हो गई हैं कि जैसे कि उन्होंने इससे पहले सन्नाटा ऐसा कभी नहीं देखा। बैक टू द टॉपिक, हमने इसको क्या प्रोवाइड की थी? हीट। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास इसी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? चेंज। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में आएगा, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। अब बोले सिस्टम के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जीज है और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है और जितनी, उन सबको सम कर दे तो बन जाती है क्या? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिखते हैं द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम रोटेशनल, फिर आएगा वाइब्रेशनल, और फिर आएगा ट्रांसलेशनल एंड intermolecular potential energy. The sum of all kinetic energy, rotational, vibrational and translational and intermolecular potential energy represent internal energy. वो आपके पास इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देंगे। अगर आप सिस्टम की सारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी पाई जा रही है। डेल्टा यू बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको डेल्टा लिखें, विदाउट डेल्टा लिखें, एक ही बात होती है। तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा यू बराबर है काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी भी सिस्टम की एनर्जीज का सम होता है वो सारा सम आपके पास मिलकर बनाता है इंटरनल एनर्जी को। बात समझ में आ रही? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। जुमला बोले, दोबारा बोले, इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन क्या होता है पता है आपको? स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें या तो सिस्टम का बिल्कुल इनिशियल दिखा जाता है या फाइनल। स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें या तो बात होगी इनिशियल की या बात होगी, बीच में क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना, बीच में क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना। आपके पास एक प्रोसेस है, अब मेरा हाथ देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये प्रोसेस है और ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी, गैस क्या हो रही, बोले एक्सपेंड, दोबारा क्या हो रही, अब क्या हो रही, अब क्या हो रही, अब क्या हो रही, सिस्टम क्या हो गया, खत्म। अब मैं आपसे बोलूंगा आप निकालें इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो आप देखेंगे प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, प्रोसेस खत्म होने के बाद, बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी इससे मुझे कोई कंसर्न। तो स्टेट फंक्शन की जहां बात आती है वहां या तो बात आएगी उसके इनिशियल पैरामीटर की या बात आएगी उसके फाइनल पैरामीटर की। तो इंटरनल एनर्जी आपके पास डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स
upon initial state and final state. Internal energy depends upon initial state and final state. Internal energy depend करती है initial state और final state पे and is independent of the process being followed and is independent of the process being followed. इसका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है. जब जब आप इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो बीच में इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हुआ उससे हमें कोई कंसर्न, हमें कंसर्न सिर्फ एक चीज से होगा, हम देखेंगे उसकी सिस्टम स्टार्ट होने से पहले और सिस्टम खत्म होने के बाद जो इंटरनल एनर्जी होगी वो चेंज देख लेगी आपके पास. तो इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है U2 minus U1. This represents final and this represents initial. तो आपके पास डेल्टा U बराबर होता है U2 minus U1. अब आपके पास मैं कहूँ वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको इंटरनल एनर्जी मुतासिर करती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल एनर्जी. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल एनर्जी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को इफेक्ट करते हैं. जिस तरीके से हमारा ताल्लुक किससे है, मेडिकल से. हमारा ताल्लुक हमारे जिस्म की साख्त किस पे कायम है, सांस. नून नहीं हटाइएगा बाकी खैर है. किस पे कायम है, सांस. ठीक है. तो इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी की जो ताल्लुक है वो किससे है. मैंने अभी जुमला बोला था, मैंने कहा था मैं सिस्टम को एनर्जी दूंगा, मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा. और मैंने कहा था जैसे ही मैं बोलूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा आप बोलेंगे. तो अब तो बोले सबसे पहला फैक्टर जिस पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है वो कौन है, टेम्परेचर. सबसे पहला फैक्टर जिस पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है बोले कौन सा है, कौन सा है. आप मेरे साथ साथ बोले अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी. इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से एक गहरा ताल्लुक है. इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से गहरा ताल्लुक है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल, अगर टेम्परेचर कम होगा इंटरनल, और अगर टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी भी. आप मुझे बताइए जितने लोग यहाँ बैठे हुए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या उसका आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं होता. आप जानते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे वॉल्यूम भी चेंज होता है. तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है. लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक है जिसकी वजह से वो चेंज होती है वो कौन है, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के साथ उसका सबसे गहरा ताल्लुक है. तो याद रखिएगा आपके पास इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, टेम्परेचर. इसको भूलिएगा नहीं, बार बार आपसे बोल रहा हूँ. जहां पे मैं आपसे जुमला बोलूं कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आपका अगला जुमला आना चाहिए उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई. तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का जो ताल्लुक है वो आपके पास होता है टेम्परेचर से. और टेम्परेचर और ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर और वॉल्यूम भी आपके पास बढ़ने की कोशिश करता है. अब आपके पास जो एक प्रोसेस आता है उसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस. बताइए मुझे साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है. अच्छा, जो चीज यहाँ से शुरू हो गई खत्म हो जाए, घूम कर आ जाती है. और क्या होता है, बिल्कुल सही कह रही है. द प्रोसेस इन विच, ये हंस कौन रहे बेवकूफ. द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. The process in which a system returns to its initial state after a process is called what? ये बोलना बहुत आसान है. Is called cyclic process. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए.
एक ऐसा प्रोसेस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर, उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस का फायदा क्या है? ये इसकी मिसाल वैसी है, सांप भी मर जाए, क्या मतलब है इसका? यानी कि बल्ब काम भी हो जाएगा और सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। मुझे सारी आवाज आ रही नहीं तुम्हारी? हाँ, सन्नाटे में सारी आवाज आती है बेटा, सर्दियों की शाम ऐसी होती है जी। तो आपके पास साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए आफ्टर प्रोसेस। देखिए भाई, इसको समझाने के लिए हम बास औकात में बहुत सारी अनयूजुअल एग्जांपल इस्तेमाल करता हूँ जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। फर्स्ट करने आप सबके पास गाड़ी है, अभी है, ठीक है, और आपने अपनी गाड़ी में जब पेट्रोल फिल करवाया तो पेट्रोल ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जब बहुत सारी चीजें फिजिक्स में आइडियल पढ़ते हैं, इसका मतलब हम गाड़ी भी कौन सी लेंगे? आइडियल। जिसने हमने गाड़ी में पेट्रोल खत्म कराया वो पेट्रोल कंज्यूम ही नहीं करता, वो कहता है तुम 1000 का पेट्रोल डलवाओगे, मैं तुम्हें 2000 का डाल के दूंगा। तो आपके पास बिल्कुल एक गाड़ी आपने परचेज करी, उसमें आपने पेट्रोल फिल करवाया, वो ऐसा पेट्रोल है जो आपके पास कभी भी खत्म नहीं हो रहा। गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है। अब आपके पास गाड़ी का ब्रेक अपनी जगह पर, बोले, गियर्स अपनी जगह पर, रेस अपनी जगह पर, स्टीयरिंग अपनी, आपने गाड़ी क्या की? स्टार्ट। गाड़ी क्या की? गाड़ी चलना शुरू हुई। क्या आपने कभी ब्रेक पे पाँव रखा होगा? कभी ना कभी ब्रेक पे पाँव रखा होगा, क्या हुई होगी? कंप्रेस। क्या आपने गाड़ी का गियर चेंज किया होगा कभी ना कभी? क्या आपने स्टीयरिंग मोड़ा होगा? क्या आपने रेस चेंज की होगी? और जब आप अपनी जगह पे जहां आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए, अब बताइए आपके पास गाड़ी का गियर अपनी कहां पे होगा? बोले जल्दी, इनिशियल स्टेट पे। ब्रेक कहां पे होगा? गियर्स कहां पे होंगे? स्टीयरिंग कहां पे होगा? तो इसका मतलब जैसी गाड़ी की हालत पहले थी वैसी बाद में, और बीच में गाड़ी चली, बीच में गाड़ी, तो वो गाड़ी चल रही तो क्या हो रहा है? वर्क। क्या हो रहा है? और घूमने के बाद, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, उसके सारे पार्ट्स बिल्कुल अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? साइक्लिक। कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस का सबसे अहम फायदा ये होता है कि हमारा काम भी हो जाता है और हम सिस्टम को रीयूज करने के काबिल भी हो जाते हैं। और इससे भी बड़ा फायदा, छोड़ दें इसको साइड में रखें, इससे भी बड़ा फायदा ये है कि साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ के हिसाब से मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है। यानी कि उसको हम जितना इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट आता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपसे कोई पूछे, मैं बताऊंगा, लेट मी फिनिश। अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लिक प्रोसेस का बिगेस्ट एडवांटेज बता दे, तो आप उसको ये बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारी जितनी मशीन है ना वो सब लेस देन एफिशिएंसी 100% रखती है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमारे पास हो तो उसमें मशीन की एफिशिएंसी 100% होगी। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑल। और उसका एक और फायदा भी है कि हमारे पास सिस्टम दोबारा से यूज करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस खत्म होगा, वर्क डन होगा, और वर्क डन होने के बाद सिस्टम विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करें।